हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संरचनात्मक समानता के बारे में डिस्कस किया। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में त्रिविम समानता के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि त्रिविम समानता तीन प्रकार के होते हैं: ज्यामितीय समानता, प्रकाशिक समानता और संरूपण समानता। अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ज्यामितीय समानता से। हेडिंग डाल लेते हैं। प्रश्न है, ज्यामितीय समानता कहते किसे हैं? तो ज्यामितीय समानता कहते किसे हैं? परिभाषा क्या देंगे? यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु ज्यामिति भिन्न भिन्न हो। ये बड़ा नीरस सा डेफिनेशन है इस टॉपिक का। मतलब डेफिनेशन तो तुम यही दोगे कि यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है किंतु ज्यामिति भिन्न भिन्न है, उन्हें ज्यामितीय समवाय भी कहते हैं और उनकी यह समानता ज्यामितीय समानता कहलाती है। परिभाषा यही है। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा यहाँ पर, वो है घूर्णन प्रतिबंध। घूर्णन प्रतिबंध का होना। जब तक घूर्णन प्रतिबंध नहीं होता है तब तक ज्यामितीय समानता भी नहीं होती है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज तुम्हारे पास इरेजर है ना, ठीक, वो पेंसिल से लिखने के बाद जो मिटाते ना अपन, इरेजर है ना, वो है। अब एक इरेजर है, हम लोग यहाँ पर एक और इरेजर ले लेते हैं। दो अलग अलग कलर से ले लेता हूँ ताकि तुम लोग इसको समझ पाओ। दो अलग अलग ऐसे इरेजर हैं। हम क्या करते हैं, ऑफिस पिन लेते हैं, ऑफिस पिन, और उसको पेनिट्रेट कर देते हैं, उसको छेद देते हैं भैया। कैसे? इस तरह से। हमारे पास एक ऑफिस पिन है, यूं, उसको हम लोगों ने पहले इरेजर से गुजारा, फिर दूसरे इरेजर से भी गुजार दिया, ठीक है। अब ये दोनों इरेजर से हम लोगों ने एक ऑफिस पिन को इस तरह से गुजार दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि मैं एक इरेजर को पकड़कर दूसरे को घुमाने की कोशिश करूं। तो तुम लोग समझ पा रहे होगे कि ये बड़ी आसानी से ऐसे घूम जाएगा। ये तब घूम जाएगा जब एक पिन है, पर अगर मैं इसमें एक और पिन इस तरह से डाल दूं तो क्या तुम्हें लगता है कि ये अब भी घूम पाएगा? तो ज़्यादातर बच्चे समझ गए होंगे कि अब ये घूम नहीं सकता। एक को पकड़ करके अगर दूसरे को घुमाएंगे तो पिन जो है वो अवरोध उत्पन्न करेंगे। इसे हम कहते हैं घूर्णन प्रतिबंध। वही यौगिक ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं जिनमें घूर्णन प्रतिबंध हो, रोटेशनल रिस्ट्रिक्शन हो। इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड जिनमें दो बंध होते हैं, द्विबंध होते हैं, वही ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर C द्विबंध है तो ये ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करता है। अगर CN द्विबंध है तो यहाँ भी तुम देखोगे नाइट्रोजन का एक लोन पेयर होगा, ज्यामितीय समवायता आती है। जब NN द्विबंध है तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ज्यामितीय समानता बनती है। इसके अलावे जितने भी चक्रीय यौगिक हैं, जैसे कि कोई साइक्लोप्रोपेन सा कुछ है, या साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोहेक्सेन, ऐसा कुछ भी अगर कंपाउंड है तो वो भी क्या करता है, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करता है। प्रश्न आता है, तो क्या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करते? तो प्रश्न का उत्तर है हाँ, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करते। त्रिबंध है तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें कोई पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है, सरल रेखीय होते हैं, तो पक्ष विपक्ष नहीं बन पाएगा। तो इस कारण से ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक। तो इसमें जब ज्यामितीय समानता हम प्रदर्शित करते हैं तो क्या बोलते हैं? ज्यामितीय समानता में दो हिस्से होते हैं, दो समावयवी होते हैं। वैसे तो ज्यामितीय समानता दो तीन प्रकार का होता है। हम लोग सिस ट्रांस समानता, समपक्ष विपक्ष रूप, साइन एंटी समानता या EZ समानता पढ़ सकते हैं। बट साइन एंटी और EZ तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बेटा। जब तुम लोग नीट जेई पढ़ोगे, है ना, मतलब बड़े एग्जाम्स की तैयारी करोगे, तो उसके लिए साइन एंटी भी पढ़ना पड़ेगा और EZ भी पढ़ना पड़ेगा। हमारे सिलेबस पे अभी सिस ट्रांस समानता है, मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको साइन एंटी
और EZ समानता को देखना है तो मेरे फर्दर वीडियो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आएंगे उसे देखेंगे, तो वहाँ पे आपको EZ और sin NT के बारे में अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सिस ट्रांस समानता। सिस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समपक्ष और ट्रांस को बोलते हैं विपक्ष। दो रूप होते हैं, एक को बोलते हैं समपक्ष, दूसरे को बोलते हैं विपक्ष। समपक्ष और विपक्ष रूप। समपक्ष किसको बोलते हैं? अगर हम साधारण शब्दों में बोलें तो समान मूलक समान ओर। अगर समान मूलक समान ओर हो तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिस। विपक्ष किसको बोलते हैं? समान मूलक विपरीत ओर। अगर समान मूलक विपरीत ओर उपस्थित हो तो इसे बोलते हैं विपक्ष। समान मूलक समान ओर हो तो उसे समपक्ष, समान मूलक विपरीत ओर हो तो उसे क्या बोलते हैं? विपक्ष। एग्जाम्पल में इस तरह समझो बेटा, अगर C डबल बॉन्ड C है, इधर A इधर B, इधर A इधर B हो, तो तुम देख पा रहे हो A समान मूलक है जो डबल बॉन्ड के एक ही ओर उपस्थित है, और B समान मूलक है जो डबल बॉन्ड के एक ही ओर उपस्थित है। ये सिस या समपक्ष रूप को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से अगर हम C डबल बॉन्ड C लें, इधर A इधर B, इधर A इधर B हो, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि समान मूलक विपरीत ओर है, तो इसे बोलते हैं विपक्ष। यहाँ B यहाँ B यहाँ भी समान मूलक विपरीत ओर है, तो इसे बोलते हैं विपक्ष। तो ये हो जाएगा समपक्ष, वो हो जाएगा विपक्ष। कुछ एग्जाम्पल ले लें बच्चों। C डबल बॉन्ड C है, इधर OH इधर OH, इधर H इधर H हो, तो ये क्या होगा बेटा? सिस, क्योंकि समान मूलक समान ओर है। समझ आ रहा है? अगर यही C डबल बॉन्ड C इधर OH इधर H, इधर OH और इधर H हो, तो यहाँ तुम देख रहे हो कि समान मूलक विपरीत ओर है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। तो इस तरह से हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या समानता को समझ पाएंगे। ऐसे अगर इस तरह का कंपाउंड है तो तुम यहाँ भी सिस ट्रांस को बड़े आसानी से समझ सकते हो। ध्यान देना, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। स्केलेटन स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करना आता होगा। ये कार्बन एक बंध से बंधा है तो 3 और होंगे, ये कार्बन एक बंध से बंधा है तो 3 और होंगे। ये कार्बन कितने से बंधा है? 1 2 3, तो इसके साथ होगा एक हाइड्रोजन। यहाँ भी 1 2 3, तो इसके साथ होगा एक हाइड्रोजन। यहाँ क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि मैथिल मूलक विपरीत ओर है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। और यहाँ तुम उसी में देख पाओगे कि मैथिल मूलक जो है वो समान ओर है, हाइड्रोजन दूसरी ओर है, तो ये क्या हो जाएगा? सिस या समपक्ष रूप। तो इस तरह से हम लोग सिस या ट्रांस को समझ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ऐसे C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 इधर CH3 इधर H और इधर H है, तो क्या तुम लोग बता सकते हो कि ये सिस है या ट्रांस? प्रश्न बहुत आसान है, क्या बता सकते हो? सोचो बेटा, अगर तुमसे सही उत्तर दूं, तुमको सही उत्तर दूं तो ना ये सिस है ना ये ट्रांस। यहाँ मैथिल मूलक एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब ऐसा जब भी होगा कि एक ही कार्बन से दोनों मूलक समान जुड़े होंगे तो वो कभी भी ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। ध्यान देना, इसको समझने के लिए कुछ इस तरह सोचो कि अगर मैं इस द्विबंध को तोड़ूं, ऐसे तोड़ूं, हटाऊं, ऐसे पलट करके जोड़ूं, ऐसे पलट करके जोड़ूंगा तो ये A इधर आ जाएगा, B उधर चला जाएगा। जैसे पलट करके जोड़ूंगा तो देखना ये बन जाएगा, सिस जो है वो ट्रांस बन जाएगा। सोचो कि अगर मैं इस द्विबंध को ऐसे तोड़ूं, तोड़ के हटाऊं, पलट करके जोड़ूं, तो क्या कुछ अलग बन रहा है? क्या इसमें ज्यामितीय रूप से कोई विविधता, कोई परिवर्तन संभव है? तो प्रश्न का उत्तर देंगे कि ऐसा नहीं है। इस कारण से ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा।
तो ज्यामितीय समानता में एक रूल है बेटा, याद रखना कि अगर एक कार्बन से जुड़े दोनों मूलक समान हो तो उस केस में ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं होती है। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे इसके। जैसे अगर मैं C डबल बॉन्ड C, इधर मैंने जोड़ दिया Cl, यहाँ मैंने जोड़ दिया Cl, यहाँ मैंने जोड़ दिया CH3 और यहाँ मैंने जोड़ दिया C2H5। यहाँ तुम देख पा रहे हो कि Cl तो चलो दिख रहा है पर ये दोनों अलग अलग हैं। पर याद रखना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको देखना है समान मूलक विपरीत और। क्या समान मूलक विपरीत और है? हाँ, तो ये ट्रांस होगा या विपक्ष होगा। ठीक है। नामकरण में जैसे कि हम लोग ज्यामितीय समानता में अगर तुम्हें नामकरण करना है किसी कंपाउंड का तो तुम उसमें क्या करोगे, सामने में सिस या ट्रांस जोड़ दोगे। ठीक, इसका नामकरण करना है अगर तो 1 2 3, यहाँ पे 4 और 5 5 कार्बन होंगे। ठीक, तो 2 और 3 पे 2 क्लोरीन है तो हम लोग इसका नाम क्या ले सकते हैं, 2,3 डाइक्लोरो, ऐसे नाम लिखेंगे 2,3 डाइक्लोरो। ठीक, अब कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन का क्या होगा, पेंट, फिर 2 इन। ठीक, ये इसका नाम है, IUPAC नाम। पर जब तुम इसको प्रदर्शित करोगे कि ये ट्रांस है तो बस तुम्हें नाम के पहले यहाँ पर लिख देना है ट्रांस। ठीक, तो ट्रांस या सिस शुरू में लिखेंगे, बाकी नाम लिख देंगे और कुछ फर्क नहीं पड़ता, अलग से कोई नामकरण करना नहीं पड़ेगा, नाम वही है, बस तुम्हें सामने में सिस या ट्रांस लिखना है। ठीक है। ऐसे तुम कोई चक्रीय यौगिक है, ऐसे यहाँ पर भी अगर ऊपर मिथाइल, नीचे OH, यहाँ OH, यहाँ मिथाइल हो तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि OH जो है वो विपरीत और उपस्थित है, तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, ट्रांस या विपक्ष रूप। तो चक्रीय यौगिक हो तब भी या द्विबंध हो तब भी हम लोग ज्यामितीय समानता में सिस या ट्रांस ऐसा बोल सकते हैं। समझ आया? बहुत आसान है बेटा, है ना। ज्यामितीय समानता के और रूप जैसे साइन या एंटी और ई और जेड को पढ़ने के लिए तुम्हें आगे के क्लासेस में जाना पड़ेगा या कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, डॉक्टर बनने के लिए हम नीट का एग्ज़ाम देते हैं और इंजीनियर बनने के लिए जेई का जो पेपर देते हैं उसके लिए स्पेशल क्लासेस लगते हैं, उनमें सिखाया जाएगा। 11th और 12th के लिए तुम्हें सिस ट्रांस बताओ बहुत है, उतने में काम चल जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ज्यामितीय समानता हम लोगों के बोर्ड लेवल तक का हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके आगे का सेक्शन हम पढ़ते हैं। अब ज्यामितीय समानता के बाद कौन सी समानता पढ़नी है हम लोगों को, तो प्रकाशिक समानता। अगला हेडिंग क्या है बेटा, प्रकाशिक समावयवता। अब किसे कहते हैं प्रकाशिक समावयवता, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रकाशिक समावयवता में क्या होता है, यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हैं किंतु प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवी। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जब उनसे समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो प्रकाश को एक विशेष दिशा में घुमा देते हैं। अब पहले तो यही बड़ी बात है कि हम ये समझ जाएं कि समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। अब जैसे कि कोई प्रकाश स्रोत है, समझ जाओ, मैंने यहाँ पर एक बल्ब ले लिया यूं, ठीक। अब इस बल्ब से प्रकाश ऐसे उत्सर्जित हो रहा है, तो अगर हम तरंग सिद्धांत में समझें तो प्रकाश संचरित इधर हो रहा है इसके अभिलंबवत तल में। इसका एक अभिलंबवत तल ले लो, एक ऐसा तल जिसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ ये प्रकाश जा रहा है। अगर प्रकाश के अवयवी घटक अभिलंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में कंपन कर रहे हैं, ऐसे सभी संभव दिशाओं में कंपन कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अध्रुवित प्रकाश। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिवाइस आती है जिसको बोलते हैं पोलेरॉइड। पोलेरॉइड क्या होते हैं यार, कांच होते हैं सिंपल,
है ना। अगर कांच को तुम बीच में रख दो अध्रुवित प्रकाश के, तो उससे जब गुजर के निकलेगा, पोलेरॉइड से जब गुजर के निकलेगा तो वो क्या हो जाता है, ध्रुवित प्रकाश, है ना। आजकल तुम जा करके अच्छे वाले चश्मे खरीद सकते हो, वो पोलेरॉइड होते हैं। अगर पोलेरॉइड वाला चश्मा लगाया ना तो आंखें नहीं चौंधियाएंगी, समझ आ रहा है। बड़ी अच्छी क्वालिटी के चश्मे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक तरफ कंपन कर रहे प्रकाश को ही आगे आने देते हैं, बाकी सबको रोक लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक डिवाइस यूज़ करेंगे। डिवाइस का नाम क्या है, पोलेरॉइड। यहाँ पर हम लोग एक पोलेरॉइड नाम का युक्ति उपयोग में लाएंगे। ये एक छोटा सा कांच का टुकड़ा है, जिसको जब हमने रख दिया तो ये केवल एक ही दिशा में कंपन कर रहे प्रकाश को ही आगे आने देगा। अगर हम अब प्रकाश संचरण के अभिलंबवत तल में पोलेरॉइड से गुजारने के बाद अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि प्रकाश केवल एक ही दिशा में कंपन कर रहा है। इसे कहते हैं ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश से बनने वाले इमेज बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग जिस कैमरे से मुझे देख रहे हो उसके भी लेंस पोलेरॉइड है, इस कारण से इतने अच्छे वीडियो बन पा रहे हैं। अगर मैं मोबाइल की मदद से एक वीडियो बनाऊंगा तो इतने प्यारे वीडियो बन नहीं पाएंगे, उसकी वीडियो क्वालिटी कम होगी, ठीक है। इसका मतलब जितने अच्छे लेंसेस होते हैं वो पोलेरॉइड ही होते हैं, ठीक। तुम लोग अगर 3D मूवी देखने गए हो, कोई है ना, कोई पद्मावत देखने गया होगा, या कोई एवेंजर की कोई 3D मूवी देखने गया होगा, या कोई एंग्री बर्ड देखने गया होगा, ऐसी कोई भी मूवी देखने गया हो तो जो चश्मा लगाते हो ना वो भी पोलेरॉइड होता है। तो पोलेरॉइड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। अब जरूरी है कि हम लोग एक समतल ध्रुवित प्रकाश का ही उपयोग करें, ठीक। तो समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं वो समझ आ गया। अब करना क्या है इसको समझो। हम लोग यहाँ पर एक युक्ति लेंगे, एक उपकरण लेंगे जिसे बोलते हैं पोलेरीमीटर। पोलेरीमीटर को लेने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक पात्र ले लिया। इस पात्र के अंदर में मेरे को क्या करना है, कोई कार्बनिक यौगिक को डालना है। यहाँ पे खोल कर लिया, इसके अंदर मैंने कार्बनिक यौगिक डाल दिया। वो कार्बनिक यौगिक कौन सा डालेंगे, लैक्टिक एसिड। कौन सा, लैक्टिक एसिड। चलो मैं लैक्टिक एसिड डाल लेता हूँ। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है भाई, दही में होता है, पता होगा, OH HCH3, इसको डाल दिया। लैक्टिक एसिड को मैंने इसके अंदर भर दिया और इस पर मैं क्या आपतित कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो विंडो है ये ऐसे खिड़की लगा हुआ है, समझ जाओ, है ना, जो पारदर्शक है, ठीक। ऐसी एक खिड़की दूसरी तरफ भी लगी हुई है ना। अब वो 3D में उस तरफ की तो नजर आएगी नहीं, तो उस तरफ भी एक ऐसी खिड़की लगी हुई है, ठीक। उधर से डाल रहे हैं हम इस पर ऐसे करके प्रकाश, क्या डाल रहे हैं, समतल ध्रुवित। क्या डाल रहे हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक। समतल ध्रुवित प्रकाश डाल रहे हैं। इसका मतलब इसके अभिलंबवत तल में जो प्रकाश तरंगे हैं वो केवल एक ही दिशा में ऐसे कंपन कर रही हैं। तो जब प्रकाश इस पात्र से होकर बाहर निकलता है, ऐसे यहाँ से होकर बाहर निकलता है, अंदर में एक पदार्थ है, यहाँ से होकर बाहर निकलता है, तो हम पाते हैं कि जो कंपन तल की दिशा, जैसे यहाँ ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है, अब वो उसी दिशा में कंपन नहीं करता, जैसे अभी जा रहा है ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है। तो अगर वो पदार्थ से गुजारने के बाद प्रकाश किरण ऐसे कंपन न करें, ऐसे ऐसे कंपन करने लगे या इधर कंपन करने लगे, मतलब घड़ी की दिशा में घूम जाए या विपरीत दिशा में घूम जाए, तुम प्रेक्षक की तरह देख रहे हो, अगर घड़ी की दिशा में घूम जाएगा तो उसे बोलते हैं दक्षिण हस्त घूर्णक या डेक्स्ट्रोरोटेटरी। कुछ बुक्स में से प्लस से भी प्रदर्शित करते हैं, पॉजिटिव रोटेशन। अगर ऐसे प्रकाश जा रहा है और इधर घूम जाए ऐसे, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी या वाम हस्त घूर्णक। इस केस में हम देखेंगे कि वो घड़ी की दिशा में कुछ घूम जाएगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अब प्रकाश तरंगे ऐसे घूम रही हैं, घड़ी की दिशा में घूम रही हैं, और प्रेक्षक की तरह तुम यहाँ से ऐसे करके
देख रहे हो, ठीक। तो तुम इधर से देख रहे हो, इधर से प्रकाश आ रहा है, इस तरफ कंपन कर रहा था, पर जब हम उसे एक विशेष पदार्थ से गुजारे तो वो एक विशेष दिशा में घूम गया, ऐसे ऐसे कंपन करता हुआ अब ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है, तो घड़ी की दिशा में घूमा तुम्हारे लिए, तो इसका मतलब वो है दक्षिण हस्त घूर्णक। ये क्या है? दक्षिण हस्त घूर्णक। तो ऐसे विशिष्ट पदार्थ जो प्रकाश संवेदी होते हैं, जो समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष दिशा में घुमा देते हैं, दाहिनी ओर या बाईं ओर, वो कहलाते हैं एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी। और यह गुण उन यौगिकों का कि वो एक से अधिक तरह से प्रकाश को घुमाते हैं कहलाती है प्रकाशिक समावयवता। तो या तो दाहिने हाथ की तरफ घुमाएगा या फिर बाएं हाथ की तरफ घुमाएगा, और ऐसे घुमाने के गुण को ही हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। अब बेटा हर कंपाउंड को हम लोग डब्बा के अंदर भर के तो नहीं चेक करेंगे, चलो प्रैक्टिकल के लिए कर भी सकते हैं, पर क्या हम लोग को अपने पाठ्यक्रम में इसी तरह से चेक करना है? तो प्रश्न का उत्तर है नहीं। हम लोग गुणधर्मों के आधार पर, संरचना के आधार पर देखकर बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ किस तरह के प्रकाशिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो कैसे पता करते हैं कि कोई यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, इसे डिस्कस करते हैं। कोई भी यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करे, इसके लिए उसे कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। शर्तों को अगर वो पार कर जाएगा, मतलब वो फुलफिल कर लेगा उन कंडीशंस को, तो फिर वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो सकता है। जो पहली शर्त है प्रकाशिक सक्रियता के लिए, वो है sp3 संकरित कार्बन का उपस्थित होना। अगर किसी यौगिक में sp3 संकरित कार्बन नहीं है, कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो, हम उपसहसंयोजी संकुलों की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें sp3 संकरित कार्बन उपस्थित है, हम सब संकरण पढ़ चुके हैं, sp3 संकरित कार्बन उपस्थित है, केवल वही प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। तो पहली शर्त है यहाँ पर कि वो sp3 संकरित कार्बन होना चाहिए उसके अंदर, ठीक। शर्त क्रमांक 2, दूसरे शर्त की बात करें तो ये जो कार्बन है वो किरेल होना चाहिए। कुछ बुक्स में कुछ लोग किरेल पुकारते हैं, कुछ लोग चिरेल पुकारते हैं, प्रोनाउंसिएशन की बात है यार, वो केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं और स्पेलिंग के हिसाब से केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं ना, तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। तुम उसको किरेल पुकारो या चिरेल पुकारो, जैसा भी। यहाँ पर मैं किरेल पुकार रहा हूँ, किरेल कार्बन उपस्थित होने चाहिए। अब ये किरेल कार्बन कौन है? ऐसे कार्बन प्रकाशिक सक्रिय होते हैं जिनकी चारों संयोजकताएं अलग अलग हों। एक P है, एक Q है, दूसरा R है, फिर S है। इसका मतलब अगर ये चारों जगहों पर अलग अलग मूलक जुड़े हों तो इन्हें बोला जाता है किरेल। तो जिनमें भी ऐसे कार्बन उपस्थित हों किरेल कार्बन, वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो सकते हैं। तीसरी शर्त है इसमें सममिति के तत्व ना हो। सममिति के तत्व ना हो। अब सममिति क्या हो सकती है? कई प्रकार की सममिति हो सकती है। केंद्र की सममिति, अगर केंद्र के सापेक्ष सब कुछ समान है तो केंद्र की सममिति है, जैसे कि मीथेन में होती है। इसके चारों ओर देखो एक बराबर सभी तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, बंध कोण समान है, तो ऐसे यौगिक प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित नहीं करते। फिर ऐसे यौगिक जिनमें सममिति है, जैसे कि मैं अगर ऐसे लिख लूँ CH3, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CH3 है, तो ऐसे यौगिक जिनके बीच में सममिति है, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा एकदम एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है पैटर्न, तो जिसमें भी सममिति है, चाहे वो केंद्र की सममिति हो, चाहे सममिति रेखा में हो, चाहे तल में हो, ऐसी कोई भी सममिति अगर उपस्थित है तो उस केस में यौगिक जो हैं वो एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी नहीं होते हैं। ठीक। चौथा है कि दर्पण प्रतिबिंब उन्हें अध्यारोपित ना करें। दर्पण प्रतिबिंब पूर्णतः अध्यारोपित
अध्यारोपित ना हो। ठीक है, अब जैसे दर्पण प्रतिबिंब की बात करो, जैसे तुम अगर लेटर ए का दर्पण प्रतिबिंब बनाओ तो ये ए ही बनेगा। अब अगर इसको इसके ऊपर रखने की कोशिश करोगे तो पूरा एक दूसरे को ढक लेंगे। अगर तुम एक लेटर ले लो एम, तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो भी एम है। अब इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। पर अगर तुम एक लेटर ले लेते हो एन, अब तुम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो वो कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे। तो अगर तुम उस वाले n को इस वाले n के ऊपर रखने की कोशिश करे, उस वाले n को इस वाले n के ऊपर रखने की कोशिश करे तो कभी नहीं रखाएगा, प्रॉब्लमेटिक है। एक के ऊपर दूसरे को रखोगे तो एक की डंडी ऐसी, एक की डंडी ऐसी है, क्रॉस में ऐसे दिख जाएगा। तुम सिंपल सोचो यार, जैसे मेरा हाथ है ये, इस वाले हाथ के सामने ये वाला हाथ, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। अब इसको इसके ऊपर रखने की कोशिश करूं तो अंगूठा झांक रहेगा, ऐसा होना चाहिए। दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को पूर्णतः अध्यारोपित नहीं कर पाने चाहिए। मछली जल की रानी है, खेलने बनना चाहिए। मतलब दर्पण प्रतिबिंब अगर एक दूसरे को अध्यारोपित न कर पाए तो ही वो यौगिक क्या होते हैं, प्रकाशिक रूप से सक्रिय। कितने शर्त हैं, 4। पहला क्या, sp3 संकरित कार्बन होना चाहिए। दूसरा क्या, किरेल कार्बन होना चाहिए। तीसरा क्या, किसी तरह का कोई सममिति का तत्व उपस्थित नहीं होना चाहिए। केंद्र की सममिति, तल की सममिति, रेखा की सममिति, किसी तरह की सममिति नहीं होनी चाहिए। और दर्पण प्रतिबिंब अगर एक दूसरे को पूर्णतः अध्यारोपित ना करें तो फिर ऐसे यौगिक होते हैं प्रकाशिक रूप से सक्रिय। अब प्रकाशिक सक्रियता भी कई प्रकार की होती है। एक हम लोग स्मॉल डी स्मॉल एल बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लिवोरोटेटरी। अब डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लिवोरोटेटरी अगर हम पढ़ रहे हैं, दक्षिण हस्त घूर्णक या वाम हस्त घूर्णक, या हम लोग के सिलेबस में है, इसे पढ़ना जरूरी है। एक और तरह का होता है कैपिटल डी कैपिटल एल। कैपिटल डी कैपिटल एल वो ग्लूकॉन डी वाला डी, ग्लूकॉन डी में वो डी लिखा होता है ना, वो वाला डी, वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है ना। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ेंगे, जो 11th में बच्चे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं वहाँ वो पढ़ रहे होंगे। और 12th में जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जैव अणु, तो वहाँ पर हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैपिटल डी या कैपिटल एल टाइप के प्रकाशिक समावयवी कौन होते हैं। ठीक है बेटा, एक और तरह का प्रकाशिक समाहता होता है, वो होता है कैपिटल आर और कैपिटल एस। अब वो कैपिटल आर और कैपिटल एस प्रकाशिक समाहता क्या होता है, इसको भी हम लोग 12th में पढ़ेंगे, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो जरूरी है तो वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, अभी एक छोटा सा समाहता स्मॉल डी और स्मॉल एल कैसे पता किया जाता है, इसके बारे में मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, स्मॉल डी और स्मॉल एल समावयवी कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसको समझने के लिए बेटा एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम एक कार्बन की चेन बना लो यहाँ पे ऐसे, ऊपर में हम लोग उच्च वरीयता के क्रियात्मक समूह रखते हैं और नीचे में एल्किल या निम्न वरीयता, इसके एक तरफ होता है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ OH या फिर NH2। केवल इन्हीं के लिए हम D या L प्रकार के प्रकाशिक समावयवों की बात कर सकते हैं। ठीक, अब तुम्हें दोनों ही ओर परमाणु क्रमांक जोड़ करके देखना है कि किधर का कुल परमाणु क्रमांक कम या ज्यादा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम COOH COH H CH3 अर्थात लैक्टिक एसिड में ये पता करने की कोशिश करें कि ये जो लैक्टिक एसिड है वो दक्षिण हस्त घूर्णक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लिवोरोटेटरी है, तो हम कैसे इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए इधर का परमाणु क्रमांक जोड़ो, कार्बन का कितना होता है 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, अगले ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया 8 दूनी 16, 1 17, 17 और 6 23। परमाणु क्रमांक टोटल में आ गया कितना 23। नीचे का देखो कार्बन का 6 और 3 हाइड्रोजन है 1 + 1 + 1, टोटल मिला के आया 9। तो अगर तुम देखोगे तो नीचे का परमाणु क्रमांक कम है, ऊपर का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है।
तो हम लोगों को कम परमाणु क्रमांक वाले तरफ से लेना है। हाइड्रोजन से हम OH की तरफ एक तीर का निशान खींचेंगे, लेस क्राउडेड मतलब कम भीड़ वाले, कम परमाणु क्रमांक वाले हिस्से से। अगर ये तुम्हारा वामावर्त चक्रण कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है, तो फिर ये होगा L प्रकार मतलब लीवो रोटेटेड। इसका मतलब ये होगा वामहस्त घूर्णक। इसका दर्पण प्रतिबिंब, अगर तुम इसका एक मिरर इमेज बनाओ तो मिरर इमेज बनाना भी बड़ी अच्छी जरूरी कला है भाई। ऐसा नहीं कि इधर C है तो उधर उल्टा C बनाने लग गए। अब दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण देखे हो, तुम्हारे मुंडी के सामने में क्या होता है, मुंडी, टांग के सामने में टांग होता है, बट राइट हैंड कैसे दिखता है, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड कैसे दिखता है, राइट हैंड। अगर मैं राइट हैंडर बैटिंग करूँ ऐसे तो मैं कैसे दिखूंगा, लेफ्ट हैंडर। अगर मैं लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने की कोशिश करूँ तो कैसे दिखूंगा, राइट हैंडर। बस सिंपल। तुमको क्या करना है, मुंडी के सामने मुंडी लगाना है, COOH के सामने COOH, CH3 के सामने CH3 लगाना है। बट राइट हैंड लेफ्ट हैंड को चेंज कर दो, इधर क्या हो जाएगा OH, उधर क्या हो जाएगा H। अब तुम तीर का निशान खींचोगे H से OH की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये होगा D प्रकार का दक्षिण हस्त घूर्णक, मतलब घड़ी के समान हो तो दक्षिण हस्त घूर्णक, और घड़ी के विपरीत हो तो वाम हस्त घूर्णक। ठीक, तो इस तरह से तुम D या L प्रकार के प्रकाशिक समावयवियों को पहचान सकते हो। कुछ और छोटे छोटे परिभाषाएं ले सकते हैं, है ना। एनेंटियोमर्स किन्हें कहते हैं, एनेंटियोमर्स वो हैं जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को पूर्णतः अध्यारोपित नहीं करते हैं। रैसमिक मिश्रण किसे कहते हैं, अगर हम D प्रकार की समावयवियों और L प्रकार के समावयवियों को बराबर मात्रा में मिलाएं तो जो परिणामी उत्पाद बनेगा न उसमें दाहिनी ओर घूमेगा न बाईं ओर घूमेगा। ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, रैसमिक मिश्रण। साथ ही तुम यहाँ पर और भी चीज़ें देखते हो, जैसे मेसोफॉर्म क्या है या और चीज़ें, बट वो हायर क्लासेस में ज़्यादा जरूरी है बेटा, या नीट जेई के लिए जरूरी है। 11th में तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि प्रकाशिक समावयवता किसे कहते हैं, वो कितने टाइप का होता है, ठीक है, उनके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। D या L, कैपिटल D कैपिटल L, R और S, इसमें कैपिटल D कैपिटल L और कैपिटल R और कैपिटल S के बारे में हम लोग फर्दर क्लासेस में, आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। या अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव में इंटरेस्टेड है तो मैं कॉम्पिटिटिव सीरीज के वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हो। अब इसके बाद अगर देखें बच्चों, हम लोगों की एक छोटी सी समावयवता बच गई, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संरूपण समावयवता। क्या बोलते हैं बेटा, संरूपण समावयवता। जैसे कि हमने पढ़ा कि ज्यामितीय समावयवता के लिए घूर्णन प्रतिबंध होना चाहिए, संरूपण समावयवता के लिए मुक्त घूर्णन की जरूरत होती है। इसका मतलब अगर गलती से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो संरूपण समावयवता आ ही नहीं सकता। इसके लिए जरूरी है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो। अब अगर समझो कि ऐसा कोई हम लोग यौगिक ले रहे हैं जिसमें ऐसे हो, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इधर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। अब अगर मैं पीछे वाले कार्बन हाइड्रोजन को स्थिर रख लूं और सामने वाले कार्बन हाइड्रोजन को घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं इस तरफ, ठीक, क्योंकि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो आराम से घूम जाएगा। वो रबर वाला, इरेजर वाला एग्जाम्पल याद होगा कि सिंगल पिन लगी हो तो आराम से घूमता है, तो घूम जाएगा, तो अलग अलग स्थितियां प्राप्त होंगी, है ना। जैसे कि तुम एक स्थिति देख सकते हो कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। अगर सामने वाला कार्बन जो है वो उसके ठीक आगे हो, सामने वाला हाइड्रोजन उसके ठीक आगे हो, इधर भी सामने वाला हाइड्रोजन ठीक आगे हो, तो इस अवस्था को हम बोलते हैं ग्रसित रूप। क्या बोलते हैं इसको, ग्रसित रूप। जैसे मैं हूं और अगर मेरा हाथ मेरे मुंह के ठीक सामने आ जाए तो मेरा मुंह नहीं दिख रहा होगा, तो हाथ ने मुंह को ग्रस लिया। कौन सा रूप, ग्रसित रूप। ग्रसित रूप में क्या होगा, छुप गया है, अगर पीछे का छुप जाए, है ना, तो उसको ग्रसित रूप बोलते हैं। जैसे कि चंद्र ग्रहण में सूर्य
और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा नजर नहीं आता है। ग्रस लिया, ग्रसित रूप, या सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य नहीं दिखता है, ग्रस लिया, इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं ना, हम लोग उसको सूर्य ग्रहण जैसे बोलते हैं, तो वैसे ग्रसित रूप। ठीक है, अब यहीं अगर हम लोग पीछे वाले को स्थिर रख करके सामने वाले को घुमा दें तो क्या होगा, ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन के सामने में कार्बन, और अगर मैं उसको घुमा दूँ तो इधर हाइड्रोजन ऐसे आ जाएंगे, है ना, हाइड्रोजन ऐसे बाहर आ जाएंगे। हाइड्रोजन क्या बोल रहे हैं, जहाँ है, ऐसे करके, जैसे मैं रोका हूँ और ऐसे निकल आऊँ तो अब मैं दिखाई दे रहा हूँ। इस रूप को बोलते हैं हम लोग सांतरित रूप। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सांतरित रूप। ठीक है, तो ग्रसित रूप और सांतरित रूप दो रूप होते हैं। ग्रसित रूप में क्या होता है, अणु पास पास होते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, थोड़े वो अधिक ऊर्जा के होते हैं। सांतरित रूप में क्या होता है, ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है, पर इससे गुणधर्मों में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि मुक्त घूर्णन हो रहा है भाई, तो घूमेगा ही, उसको रोक तो नहीं सकते। तो ग्रसित और सांतरित रूप बनते हैं ना। इसको अगर थोड़ा और समझे तो जैसे साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर होता है तो उसके दो फॉर्म होते हैं, है ना। एक होता है ऐसा बोट फॉर्म, इसमें देखोगे, इधर से देखोगे तो इस वाले सेक्शन ने इस वाले सेक्शन को ग्रस लिया है, तो एक ग्रसित रूप है। इसका एक और फॉर्म होता है चेयर फॉर्म। अब चेयर फॉर्म में तुम देखोगे तो ये वाला हिस्सा दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये थोड़ा अधिक ऊर्जा का होगा, ये थोड़ा कम ऊर्जा का होगा, पर ये तो बदलते रहते हैं ना, तो मुक्त घूर्णन होने के कारण इन्हें रोक तो नहीं सकते, इस कारण से इसमें परिवर्तन आता रहता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने संरूपण समायता को भी कंप्लीट किया, और कुल मिलाकर के त्रिविम समायता जो 11th लेवल का है वो हो गया है। अगर तुम लोगों को इससे हाई लेवल पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से होंगे। ठीक है बेटा, एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, अगर कोई दिक्कत हो, कुछ समझ ना आए तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो में, है ना। और अगर किसी तरह के कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में डालो, हम लोग जरूर आंसर देंगे। थैंक यू बेटा। इस तरह से हम लोगों ने समायता को पूरी तरह से कंप्लीट किया। संरचनात्मक समायता से लेकर के त्रिविम समायता तक सारा हो गया। इतना पढ़ लो, तुम्हारा 11th का एग्जाम बड़े प्यार से निकल जाएगा, और 12th में भी तुम्हें किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होगी। थैंक यू बच्चों। इस तरह से हम समायता के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।